बताओ कोई भी कि सर इसे रिलेशन कहते हैं। हम्म? पढ़ा तो 11th 12th में, बताओ तो क्या होता है। अब रट्टा मारा है तो फिर याद कहाँ से रहेगा। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, पढ़ा तो अपने सब कुछ है लेकिन याद नहीं है ना, तो अब ये याद रखना तो अपन को है ही। तो पहला काम तो ये होना चाहिए कि सर याद कैसे रखा जाए। बताओ, देख के कोशिश करो। देख के नहीं बताना है बेटा, देख के तो वो किताबों में तो लिखा हुआ ही है। बताओ। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, आपको इसमें कंफ्यूजन होगा। कई बार ऐसे लिखा है रिलेशन ए से बी में, और कई बार लिखा होगा रिलेशन ए से ए में। ए से ए में रिलेशन, और कई बार लिखा आता है ए से बी में रिलेशन। तो रिलेशन पढ़ने से पहले अपन को पढ़ना है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, यानी ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन करते हो। इंग्लिश मीडियम का थोड़ी कोई, हिंदी के हो सारे, फिर ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताओ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, वहीं से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखते हैं अपन, कर्मित युग्म। ये लिखना आता है सबको, कैसे लिखते हो सर। कर्मित युग्म लिखा जाता है ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी टाइप से, या बी कोमा ए टाइप से भी लिखा जा सकता है। और ए कोमा बी कोमा ए बराबर होने जरूरी नहीं है सर, हो भी सकते हैं। ये बराबर कब होंगे, जब ए बराबर बी हो जाए। बात समझ में आई क्या, कि यहां से सर ऑर्डर्ड पेयर यानी कर्मित युग्म, तो ये लिखना आता है सबको। कर्मित युग्म कैसे लिखा जाता है, ए कोमा बी टाइप में लिखा जाता है, जहां ए और बी है वो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, और बी कोमा ए है ये भी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, कर्मित युग्म है। तो अगर अब बात आती है कि सर ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो दो ऑर्डर्ड पेयर अगर आपको दे रखे हो ए और बी, और ए एक तो ये भी दे रखा है और एक हमें दे रखा है सी डी, तो ये दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब होते हैं, ये बराबर होते हैं इफ एंड ओनली इफ, यानी यदि और केवल यदि ए बराबर तो क्या हो जाए सी, और दूसरा सर बी बराबर हो जाए डी। ये बात आप ध्यान रखेंगे, छोटी सी बात है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो कर्मित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर, और उसमें ये लिख लेंगे, इसकी कोई वैसे कोई डेफिनेशन नहीं होती है, यानी ए कोमा बी द्वारा दर्शाते हैं या फिर बी कोमा ए से दर्शाते हैं इसको। ठीक है, ये बात लिख लेंगे। कर्मित युग्म को लिख लो आप डेफिनेशन, कर्मित युग्म को ए कोमा बी द्वारा दर्शाया जाता है। कर्मित युग्म को ए कोमा बी द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अब इसमें पहली बात ये लिख लेंगे ऊपर ही ऊपर कि सर ये बराबर होना जरूरी नहीं है, यानी ए कोमा बी है वो बी कोमा ए के बराबर हो जरूरी नहीं है। फिर बात दूसरी बात ये लिख लेंगे, ए कोमा बी है वो बी कोमा ए के बराबर होना जरूरी नहीं है। और दो ऑर्डर्ड पेयर, दो कर्मित युग्म बराबर कब होते हैं, जब सर ये फर्स्ट कंपोनेंट आपस में बराबर हो जाए और सेकंड कंपोनेंट आपस में बराबर हो जाए, तब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर हैं वो क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। तो आप ऐसे लिख लेंगे ए कोमा बी बराबर होगा सी कोमा डी के, यदि और केवल यदि ए बराबर सी हो तथा बी बराबर डी हो। ठीक है, यदि और केवल यदि ए बराबर सी हो तथा बी बराबर क्या हो, डी हो। आई बात समझ में। तो इस पे आप एक एग्जांपल लिखो, अगर इस पे मान लो कोई क्वेश्चन बने तो कैसे बन सकता है उसको लिखें आप लोग। तो लिखें इसमें 3a 3a -2 और b+3, एक तो ये ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, और दूसरा उसने दे रखा है 2a-1, और यहां से ये लिख लिया गया ऊपर सबने, इसको यहां लिख देता हूं मैं, इसके बराबर जो दे रखा है वो लिख लेंगे, यानी 2a
-1 और 2b + 4 ये दे रखा है। हो तो a तथा b का मान ज्ञात करें। बताओ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब सेम काम है कि सर इन दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट आपस में बराबर रख दो और सेकंड कंपोनेंट आपस में बराबर रख दो, तो वहां से क्या आ जाएगा, ए और बी का मान आ जाएगा। निकाल लो सभी। तो क्या है बताओ, तो 3a - 2 किसके बराबर होगा, 3a - 2 है वो बराबर हो जाएगा 2a, यही है क्या, 2a - 1 के। और दूसरा क्या है बताओ, ये है b+3 है वो बराबर हो जाएगा, तो b+3 ये बराबर हो जाएगा 2b + 4 के। ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा, इधर इसको लेके आएंगे तो a और उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो a बराबर 1 आ गया। और यहाँ से देखें तो इस b को उधर ले जाओ और 4 को इधर ले जाओ, तो b बराबर क्या आ गया, -1। यानी a बराबर तो क्या है, सॉरी -1 ये आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म को कैसे लिखते हैं, सर a, b टाइप से लिखते हैं। और दो क्रमित युग्म बराबर कब होते हैं, जब उनके फर्स्ट कंपोनेंट आपस में बराबर हो और सेकंड कंपोनेंट आपस में बराबर हो, तो इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग डालो, दो समुच्चयों का, नेक्स्ट हेडिंग डालो, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। लिखें इसमें, दो समुच्चयों का यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। लिखें, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब देखो, दो कोई भी सेट हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगा वो में लिखना है। तो इधर ध्यान दो, एक एग्जांपल लेते हैं, बाद में लिखना नहीं है, पहले समझो इसको। अगर मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इधर ध्यान दो, ए जो सेट लिया मैंने, इसमें मान लो एलिमेंट है 1, 2 और 3, ये 3 एलिमेंट है। ठीक है, और एक मैंने सेट लिया दूसरा बी, और जिसमें मान लो अपने पास क्या है, ए और बी दो एलिमेंट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इनका, कार्तीय गुणनफल होता है सर ए क्रॉस बी से लिखते हैं, या फिर बी क्रॉस ए से भी लिख सकते हैं। तो ए क्रॉस बी कैसे लिखेंगे बताओ, सर ये जो 1 है, इस 1 का ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर ले लेंगे, फिर 1 का बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, फिर 2 का ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर और 2 का बी के साथ, फिर 3 का ए के साथ और 3 का बी के साथ। तो यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे, इसमें आएंगे कौन से 1, ए और 1, बी। ठीक है, और फिर आ जाएंगे अपने पास 2, ए और 2, बी। और फिर इसमें क्या आएंगे 3, बी, सॉरी 3, ए और ये आ जाएगा 3, बी, ये आ जाएंगे। तो ये इसका क्या आ गया, ए क्रॉस बी, यानी दोनों का कार्तीय गुणनफल। अगर बी क्रॉस ए बनाए तो क्या आएगा, बी क्रॉस ए बनाए तो क्या आएगा बताओ। अब पहले वहां से एलिमेंट लेने स्टार्ट कर दो आप, फर्स्ट कंपोनेंट बी का होगा और सेकंड कंपोनेंट किसका होगा, ए का होगा। तो यहां से क्या बनेगा बताओ, पहले ए लेते हैं, तो ए का 1 के साथ और फिर ए का 2 के साथ और ए का 3 के साथ, ये 3 पेयर आ गए। फिर इसमें क्या करेंगे अपन, बी का 1 के साथ और बी का 2 के साथ और फिर बी का 3 के साथ, ये लिख लेंगे। अब आप ये बताओ, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर हैं क्या, नहीं है बराबर। क्यों, क्योंकि सर इसमें तो 1, ए आ रहा है, तो 1, ए किस कहीं नहीं है इसमें, तो एलिमेंट बराबर नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में बराबर है, जितने इसमें एलिमेंट आ रहे हैं उतने इसमें आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल हमें लिखना है। तो इसका मतलब सर ए क्रॉस बी है, वो बी क्रॉस ए के बराबर हो जरूरी नहीं है, पहली बात तो।
ये ध्यान रखेंगे। हाँ, लेकिन इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो दोनों में बराबर होते हैं, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, और ये 6 एलिमेंट इसमें है। एलिमेंट बराबर नहीं है इसलिए सेट बराबर नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है सर। उसमें भी 6 एलिमेंट है और इसमें भी 6 एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होना जरूरी नहीं है, ये पता भी चल रहा है यहाँ से। और सर इनमें दोनों में तो एलिमेंट बराबर आए हैं, ये यहाँ से पता चल रहा है। तो अब अपन पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और फिर इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे, गुणधर्म लिखेंगे, ये जो आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो पहले इसकी परिभाषा लिखो। लिखो, माना ए तथा बी, तो कैपिटल लिखेंगे, दो समुच्चय हैं। माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं। माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तब ए तथा बी का कार्तीय गुणनफल, तब ए तथा बी का कार्तीय गुणनफल परिभाषा लिख लो पहले। कार्तीय गुणनफल x y द्वारा ये एक काम करें, ये लिखो, कार्तीय गुणनफल इस प्रकार, ऐसे लिख लो, कार्तीय गुणनफल इस प्रकार दर्शाया जाता है कि ऐसे लिखो, इस प्रकार दर्शाया जाता है कि कैसे लिखेंगे बताओ? ए क्रॉस बी बराबर, ऐसे लिखेंगे, देखो सर x कोमा वाई टाइप के एलिमेंट आते हैं, और जहाँ x है वो तो a का एलिमेंट होता है, और तथा y जो है वो किसका एलिमेंट होता है? b का एलिमेंट होता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और b क्रॉस a कैसे लिखते हैं? सर b क्रॉस a लिखेंगे इसमें, यहाँ पे अगर b क्रॉस a अगर x कोमा वाई टाइप में लिखेंगे तो x कोमा वाई टाइप के एलिमेंट है, जहाँ x है वो b का एलिमेंट हो जाएगा, तथा y जो है वो किसका एलिमेंट हो जाएगा? a का एलिमेंट हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑर्डर्ड पेयर लिखना आना चाहिए, दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब होते हैं ये पता होना चाहिए, और फिर सर ए क्रॉस बी यानी दो सेट का कार्तीय गुणनफल कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। तो ये बात तो हमने एग्जाम्पल से देखी कि भी दोनों का कार्तीय गुणनफल है वो बराबर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने ए और बी दो सेट लिए थे। तो अब आप इसका ये एग्जाम्पल बना लेंगे, तो यहाँ से ये एग्जाम्पल, अब तो यहाँ से पहली प्रॉपर्टी ये लिख सकते हैं इसमें क्या, कि सर यहाँ से ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर होना जरूरी नहीं है, ये बात आप लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होना जरूरी नहीं है, ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के बराबर होना जरूरी नहीं है। अब बराबर कब होगा वो बाद की बात है। तो ये बात लिख सकता हूँ क्या मैं? देखना, इधर ध्यान दो, कौन कौन सहमत है इस बात से कि सर ए क्रॉस बी बराबर होगा बी क्रॉस ए के, यदि और केवल यदि ए बराबर बी। सही बात है क्या ये? सोच समझ के जवाब दें। मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है आपके सामने, देखो आसान चीजें हैं लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ है। वो कह रहा है कि एक, ये बात तो समझ में आ गई सर, ये बराबर होनी जरूरी नहीं है, अपन ने एग्जाम्पल ये लिख लेना, इसके बाद लिखवा दूंगा मैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि सर एक स्टेटमेंट लिखा है कि भैया ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए होगा यदि और केवल यदि जब ए बराबर बी हो। इसका मतलब क्या है
कि सर ये दोनों का कार्तीय गुणनफल बराबर होगा तो ए बराबर बी होगा, और वो अगर ए बराबर बी है तो सर ये होगा, ये वो कहना चाह रहा है। तो क्या सही बात है कि सही बात है? अच्छा चलो पहले ये एग्जाम्पल उतारो, या पहले बात कर लेते हैं, चलो। अच्छा सही है, तो आप मुझे इधर ध्यान दो, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, और लिख के बताए मुझे। मैंने ए ले लिया एम्प्टी सेट, ठीक है, और बी मैंने ले लिया जिसमें मान लो 1 2 एलिमेंट है, कोई भी सेट ले सकता हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं ए क्रॉस बी क्या आएगा? बात समझ में आई मेरी? मैंने एक सेट ए ले लिया एम्प्टी सेट हो गया जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, और बी मैंने एक सेट लिया है जिसमें 1 और 2 दो एलिमेंट है। तो आप इसका ए क्रॉस बी बनाएं, क्या आएगा? आई आएगा। क्यों? क्योंकि सर अपन लिखते हैं एक्स कोमा वाई, जहाँ एक्स लेते हैं कहाँ से? ए से, तो सर वहाँ ए से तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा इसमें। इसका मतलब सर ए क्रॉस बी हमने बनाया, फाई आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। अच्छा ठीक है, तो बी क्रॉस ए बनाओ, क्या आएगा? फाई आया। तो अगर ये फाई आया तो ये दोनों तो बराबर है, तो ए बराबर बी तो नहीं है। बोलो। हाँ मनोज। भाई ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर है कि नहीं है, बताओ पहले। बराबर है, लेकिन ए बराबर बी तो नहीं है सर। तो ये बात ध्यान रखेंगे, अगर ए बराबर बी है तो ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए हमेशा होगा। ये तो सही है। अगर ए और बी दोनों बराबर हैं तब तो ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए होगा। इसका मतलब सर आप क्या लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी, सॉरी, क्या क्या यहां पे सही हो सकता है वो देखते हैं। देखो, अगर ए बराबर बी है तब सर आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी बराबर होगा बी क्रॉस ए, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल सही बात है, जब ये दोनों ही बराबर हैं तो ये तो बराबर आएंगे ही आएंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन सर अगर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर है तब ए बी के बराबर होना आवश्यक नहीं है। एग्जाम्पल ऊपर लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे तब ए बराबर बी होना आवश्यक नहीं है। समझना बात को। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि सर ए और बी मेरे दोनों एरिक समुच्चय हैं, तब ये बात सही हो जाएगी। ये जो मैंने लिखा है ना स्टेटमेंट, ये वाला, ये कब सही होगा दोनों तरफ से? जब मैं ऊपर ये लिख देता कि सर ए और बी दोनों एरिक समुच्चय हैं, यानी नॉन एम्प्टी सेट है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो आप ये बात नहीं कहेंगे, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। या तो वो लिख के दे ऊपर कि भाई ए और बी एरिक लेके चल रहे हो आप, तो अगर ए और बी नॉन एम्प्टी हैं, एरिक समुच्चय हैं, तब ये स्टेटमेंट दोनों तरफ से सही होता है। बात समझ में आई क्या? तो ये बातें हैं। तो अब आप बताओ कहां तक लिख लिया आपने? लिखा कहां तक? ये लिख लिया गया यहां तक? ये लिखो तो यहां तक लिखो पहले। लिख लिया? और ये लिख लो फिर, ये प्रॉपर्टी लिख ली। अब इसमें लिखो आप, लिखो, मैं स्टेटमेंट लिखा रहा हूं तो लिखो, यदि ए तथा बी, स्टेटमेंट लिखो, यदि ए तथा बी दो एरिक समुच्चय हैं, यदि ए तथा बी दो एरिक समुच्चय हैं, तब तब अब ये लिख लेना, ठीक है? तो लिख लेना ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए होगा यदि और केवल यदि ए बराबर बी हो। अब ये दोनों तरफ से सही है।
यदि ए तथा बी दो एरिक समुच्चय हैं तो सर ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए होगा, यदि और केवल यदि ए बराबर बी है। आई बात समझ में? तो ये पहले लिखेगा ऊपर एरिक तय तो ही, वरना फिर ये आप ये लिख लेंगे। अगर ये लिख लिया हो सबने, लिख लो इसको पहले। अब आप ये बात लिखो, ये वाली, कि ए बराबर बी है तब ये हो जाएगा, और ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए तब ये होना आवश्यक नहीं है। और इसके नीचे ये एग्जाम्पल लिख लेना। पहले लिखो ये, यदि ए बराबर बी है तब ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए होगा, ये तो मिस होगा। और दूसरा लिखो, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए है तब ए बराबर बी होना आवश्यक नहीं है। और इसके नीचे ये एग्जाम्पल उतार लेना। समझ गए बात को? कि यहाँ ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए है, लेकिन सर ए बराबर बी नहीं है, तो ये बात यहाँ लिख देंगे फिर कि ए क्रॉस बी बराबर क्या आ गया था, बी क्रॉस ए, लेकिन सर यहाँ ए बराबर क्या नहीं है, बी नहीं है। बिल्कुल ये बात यहाँ पे इस एग्जाम्पल से आप दिखा सकते हैं। तो ये बात आप जरूर याद रखेंगे, एग्जाम टाइम में हम ये चीज भूल जाते हैं। तो जब भी ए क्रॉस बी डिफाइन कर रहे हैं, अगर उसने बोल दिया कि दोनों एरिक समुच्चय हैं, तब तो वो स्टेटमेंट इफ एंड ओनली हो जाता है, वरना जरूरी नहीं है। आई बात समझ में? और अब आप ये एग्जाम्पल उतार लो, अगर ये लिख लिया हो तो ये एग्जाम्पल उतार लो, ये वाला, कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से कैसे लिखते हैं। तो कार्तीय गुणनफल में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मैं सारे आपको बता देता हूं, इससे ज्यादा आपसे वो कुछ नहीं पूछ सकता। फिर तो लिख लो इसमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। लिखे, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कैसे लिखा जाता है ये हमें ध्यान रखना है। आगे बात समझ में? और ये छोटी छोटी चीजें जो अपन नहीं ध्यान देते हैं ना, एग्जाम में यही गलत कराती है क्वेश्चन। बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा तब तो गलत हो जाए अफसोस नहीं होता है, इन छोटी छोटी चीजें से क्वेश्चन गलत होता है तो अफसोस भी होता है एग्जाम में। अब आप एक बार बताओ, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? ये लिख लिया सबने? अब देखो इधर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इधर ध्यान दो भाई। ए क्रॉस बी, तो मैंने आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो या तो इससे दर्शाते हैं अपन, कार्डिनलिटी बोलते हैं जिसको, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है जो, ठीक है। या फिर सर कई बार ऐसा लिखा जाता है एन ऑफ ए क्रॉस बी लिखा जाए। देखो कई बुक्स हैं उनमें ये यूज करता है, कोई बुक वाला ये भी यूज कर सकता है, और कई जगह ऐसा भी लिखा मिल जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, मतलब एक ही है सबका। इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, ये तो होता है। तो ये क्या है अपने पास है, इनके सबके बराबर क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या। ये तो है, यानी जहां भी ये लिखा है ना कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, उसका मतलब क्या है कि सर ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी है, वही काउंट करते हैं अपन। अब आप बताओ ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, इधर ध्यान दो, ये लिखा था अपन ने। अब सर जब अपन ए क्रॉस बी लिखते हैं तो अपन कैसे बनाते हैं इसमें पेयर, देखो कि सर यहां पहले एक्स को फिक्स करते हैं और उसको वाई के सभी एलिमेंटों के साथ पेयर लिखते हैं, उसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। फिर सर यहां से दूसरा एलिमेंट फिक्स करते हैं, उसका सभी के साथ ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं। तो टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, जितने इधर एलिमेंट होंगे और जितने इधर होंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो।
उतने ही बनेंगे। तो इसका मतलब सर अगर हमें कोई पूछे कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होती है, तो सर हम यहां से लिखते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी जो है वो लिख सकते हैं सर कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू, और यहां पे कार्डिनलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ए में अवयवों की संख्या गुणा बी में अवयवों की संख्या, तो टोटल गुणा कर देंगे, वो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी में आ जाएगा। लेकिन सर बी क्रॉस ए, इसकी कार्डिनलिटी तो फिर भी ऐसे ही लिखेंगे। इसमें क्या आएगा सर, बी में अवयवों की संख्या और गुणा क्या आएगा, ए में अवयवों की संख्या। तो सर बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। तो अगर ये बात लिखते हैं अपन, ये बात, तो सर इन दोनों से क्या लिख सकते हैं सर, यहां से ये बात लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। लेकिन सर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होना जरूरी नहीं है। तो ये बात ये कह रहा है कि इनमें अवयवों की संख्या बराबर है, ये ध्यान रखना। ये सेट बराबर नहीं है, तो इन दोनों सेटों को क्या कहते हैं, जैसे मैंने दिया था ना एग्जाम्पल, देखो मैं एक सेट लिखता हूं, इधर ध्यान दो, मैंने लिख दिया ए बी सी, देखना इधर, और एक मैंने सेट लिखा बी जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। अब इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें भी 3 है। तो सर इसमें इनकी कार्डिनलिटी सेम है, यानी इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट बोल रहा हूं मैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है सर इनमें, यानी अवयवों की संख्या बराबर है। लेकिन ये दोनों सेट बराबर तो नहीं है ना, तो जिनमें अवयवों की संख्या बराबर हो ऐसे सेट्स को क्या कहते हैं, हाँ सेटधारियों। मैंने बताया था दो सेट बराबर कब होते हैं, मैं आपसे कहूं कि ये दोनों सेट बराबर हैं क्या, तो बराबर तो नहीं है। बराबर कब होते हैं, कैसे बताया था मैंने, कि सर ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो। उपसमुच्चय तो जानते हो ना सारे, ए बी का उपसमुच्चय कब होता है, जब ए के सारे अवयव बी में आ जाएं, और बी ए का उपसमुच्चय कब होता है, जब बी के सारे अवयव ए में आ जाएं। यही तो होता है। तो सर ए बी का उपसमुच्चय हो जाए और बी ए का उपसमुच्चय हो, तब दोनों सेट बराबर होते हैं। लेकिन सर ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, ना बी ए का उपसमुच्चय है, तो सर ये सेट बराबर तो नहीं है। तो जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, अवयवों की संख्या बराबर हो, तो उन सेट्स को क्या कहते हैं, जल्दी, हाँ हाँ, दूसरा याद नहीं है, दूसरा याद नहीं है सर, टबलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो याद है तुम्हारे हैं, जल्दी बोलो, ये लो। हाँ रिंकू बता, सर सेट पे क्वेश्चन करा दो क्वेश्चन किसको करा दो पहले कुछ याद तो करके आओ पीछे का, बोलो जल्दी बोलो। तो सेट के जो वीडियो है, 6 वीडियो है शायद, देख के बोल रहा है बेटा है, इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं, तुल्य समुच्चय बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट, यानी तुल्य समुच्चय होते हैं वो। और समान अलग होता है, तुल्यता अलग होती है, दोनों अलग अलग बातें होती हैं, ध्यान रखना। उसमें तो उसको ऐसे नहीं बोलेंगे अवयव समान हो जाएंगे। अब अवयव समान से तो क्या क्या समझते हो, आपके पे डिपेंड करता है। तो उसको अगर आप मैथमेटिक्स में बताना चाहोगे ना, तो फिर ऐसे बताएंगे उसमें कि ए बी का उपसमुच्चय होता है और बी ए का उपसमुच्चय होता है, तब वो दो सेट बराबर होते हैं, समान समुच्चय होते हैं वो। और तुल्य समुच्चय कब होते हैं, जब उनमें अब नंबर ऑफ अवयवों की, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट की जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए, यानी अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए। वहां संख्या से मतलब होता है, अवयवों से मतलब नहीं रहता है। जैसे मैंने कहा ना, ये दोनों सेट क्या है, ये तुल्य समुच्चय है, लेकिन ये समान समुच्चय नहीं है। तो ये बात ही यहाँ लागू हो रही है, क्योंकि आपके दिमाग में है कि सर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। बिल्कुल वो दोनों समुच्चय बराबर नहीं होते हैं, लेकिन वो दोनों समुच्चय तुल्य समुच्चय होते हैं, बराबर समुच्चय नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो वीडियोस में डाल दूंगा, सभी बच्चे देख लेना आराम से उनको, क्योंकि देखो सेट जैसा टॉपिक तो तुम 50 बार पढ़ के रखते हो, फिर भी उसको भूल जाते हो, क्योंकि उसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो तुम पहली बार पढ़ोगे। तो वो देख लेना, छोटे छोटे वीडियोज हैं वो देख लेना, 6 वीडियो हैं,
तो वो मैं सभी के डाल दूंगा उसमें, ऑनलाइन में सभी देख लेना उसको। ठीक है, जो 100 रुपये वाला कोर्स बना हुआ है अपना उसमें डाल देंगे, दोबारा देख लेना। फिर इच्छा होगी तो कभी तिबारा भी डाल देंगे ना, क्योंकि सीखना तो फिर भी नहीं है। लिख लो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए समान समुच्चय नहीं है, परंतु तुल्य समुच्चय हैं। अच्छा, पहले ये लिख लिया गया। हाँ, तो पहले ये लिखो। ये इसका मतलब क्या होता है, मैंने ऊपर लिख दिया है भाई। इसको क्या बोलते हैं, ये लिख दिया मैंने, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या। तो यहाँ कार्डिनेटिव ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, ए में अवयवों की संख्या गुणा बी में अवयवों की संख्या। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। देखो जल्दी से। लिख लिया क्या सबने? चलो तो इस पे और क्वेश्चन कराता हूँ दो चार। तो ये लिख लिया होगा सबने, तो अब यहाँ से देखो एक रिजल्ट ये लिख सकते हैं, हाँ वो स्टेटमेंट लिख लेना, ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए दो तुल्य समुच्चय होते हैं, समान समुच्चय नहीं होते हैं। ये बात लिख लेना, ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए दो तुल्य समुच्चय होते हैं, समान समुच्चय नहीं। ठीक है ना, ये बात याद रखेंगे। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, इनमें बराबर नहीं होते हैं ये। तो इसका मतलब, तो अगर मैं आपसे पूछूं, एक स्टेटमेंट और ये लिख सकते हैं कि अपन मान लेते हैं कि माना ए में अवयवों की संख्या, तो ए में अवयवों की संख्या ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, मान लो एम है। ठीक है, ये किसका नोटेशन है, ए में अवयवों की संख्या। ठीक है, और तथा एन ऑफ बी, इसमें मान लेते हैं कि एन एलिमेंट है, यानी बी में अवयवों की संख्या कितनी है, एन है। तब यहां से अपन लिख सकते हैं, तब ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, यानी एम इंटू एन हो जाएगी। तो ये बात लिख लेंगे आप। तो अगर ए में मान लो अपने पास एम एलिमेंट हैं और बी में अगर एन एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे सर, एन क्रॉस एम एलिमेंट हो जाएंगे। लिखा सबने? अच्छा एक बात बताओ, अपन ने ए में अगर एन एलिमेंट है, इधर ध्यान देना सभी, अगर मैं कहूं किसी सेट में एन एलिमेंट है, अगर किसी सेट में एन एलिमेंट है, तो इस सेट के कुल उपसमुच्चय कितने होंगे? किसी समुच्चय में अगर एन अवयव हैं, तो उसके टोटल उपसमुच्चय कितने बनेंगे? हैं कितने? अच्छा, टू की पावर एन, टू की पावर एन बनते हैं क्यों? सर याद नहीं है, आपने सेट में पढ़ाया था वो तो, सेट तो चला गया। बोलो भाई, अभी थोड़ी देर पहले यही गाथा गा रहा था मैं, अगर आपको याद हो तो, कि जब टॉपिक चल रहा होता है अपन बहुत पढ़ते हैं, लेकिन वो काम नहीं आता है जब तक अपन हमेशा नहीं पढ़ते। अब हमेशा किताबें पढ़ने से तो रहे आप, तो शॉर्ट चीजें बनानी पड़ेंगी बेटा, अगर आपको अच्छा करना है तो।
तो ये बात अपन को याद होनी चाहिए। अगर याद है तो, अगर ये बात याद है तो सर, अगर ए में एन अवयव हैं तो उसके कुल उपसमुच्चय होते हैं 2 की पावर एन। कितने होते हैं? 2 की पावर एन। ये लिखवाया था मैंने और प्रूफ भी करवाया था क्यों होते हैं सारी बातें। ठीक है। तो सर, अगर किसी समुच्चय में एन एलिमेंट हैं तो उसके कुल उपसमुच्चय होते हैं 2 की पावर एन। तो ए में अगर एन एम एलिमेंट है और बी में अगर एन एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी में कितने हो गए? एम इंटू एन एलिमेंट। अब आपसे कोई पूछे कि भी ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चय कितने होंगे, तो सर 2 की पावर एम एन हो जाएंगे। हाँ या ना? लिख सकते हैं बात कि अगर ए क्रॉस बी में अगर एम एन एलिमेंट है तो इसके कुल उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे? तो लिखो इस बात को, आपको आगे समझ में आएगा कि ये क्यों लिख रहे हैं अपन। तो इसमें लिखें, यदि एन ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या अगर मान लो है एम एन, एम इंटू एन है, तब तब ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चयों की संख्या कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ? 2 की पावर एम इंटू एन हो जाएगी। ठीक है, 2 की पावर एम इंटू एन हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे ये टोटल उपसमुच्चय हो गए, तो इसमें एक क्वेश्चन लिखो और मुझे बताओ उसका आंसर क्या आएगा। एक क्वेश्चन बनाते हैं इसमें। लिख लिया सबने? ये एक क्वेश्चन लिखो। लिखो इसमें, यदि कार्डिनलिटी ऑफ ए अगर मान लो 3 है तथा कार्डिनलिटी ऑफ बी है वो मान लो अपने पास कितनी है? 4 है। कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है? 3 है। और कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी है? 4। यानी ए में अवयवों की संख्या 3 है और बी में अवयवों की संख्या कितनी है अपने पास? 4 है। तब तब ए क्रॉस बी के तब ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चयों, ऐसे लिखें कि कुल उपसमुच्चय जिनमें के कुल उपसमुच्चय जिनमें कुल उपसमुच्चय जिनमें एक से अधिक अवयव हों। कितने बनेंगे बताओ? यदि कार्डिनलिटी ऑफ ए तीनों, कार्डिनलिटी ऑफ बी 4 हो तो ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चय जिनमें जिनमें अवयव एक से अधिक हो। फिर मान लो पूछ ले 2 से अधिक हो। दूसरा क्वेश्चन बन जाए 2 से अधिक हो, 3 से अधिक हो। बताओ। हम्म है? तो उपसमुच्चय पढ़ा रहा हूँ, ये तो मैं सेट ही पढ़ा रहा हूँ। है? कितने कम कर दें? बोलो। अब वो कम तो वो कर सकता है जिसको ये पता हो कि ये 2 की पावर 12 आए कैसे थे। तब तो ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आपको ये पता है कि 2 की पावर 12 ऐसे आए हैं सर,
तो ठीक है, आपने बनाए तो है ही। तो अगर आपने बनाए तो आपने सारे बनाए कि भी एम्प्टी सेट है, वो भी हर सेट का सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है। तो 5 भी आया था, और जिनमें एक एलिमेंट आए वो भी आए थे, जिनमें 2 एलिमेंट आए थे वो भी आपने काउंट किए थे, जिनमें 3 एलिमेंट आते हैं वो बनाए थे, 4 आते हैं वो बनाए, ऐसे तो बनाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं आपने कैसे बनाए थे, अब वो बात याद हो तो अब बता देते अपन अब तुरंत। अगर मान लो, मैं इधर ध्यान दो सभी, अगर मान लो मैंने कहा किसी सेट में 4 एलिमेंट हैं, तो आप इसके सबसेट्स बनाओ कितने बनेंगे, तो आपने कहा सर 2 की पावर 4, ये तो कहते हो। तो ये 2 की पावर 4 कैसे आए थे? अब आप खुद सोचो कि इसका जो भी सबसेट आएगा वो कौन कौन सा सबसेट बनेगा, जिसमें सर कोई एलिमेंट नहीं हो, एम्प्टी सेट, तो 0 एलिमेंट हो, वो एक आएगा हमेशा। तो उसको अपन लिख सकते हैं सर, इसमें टोटल 4 एलिमेंट है, टोटल 4 एलिमेंट है, तो मैं लिख सकता हूं सर 4C0। ये वो है जिनमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो सर ये हमेशा एक होता है। फिर क्या करते हो कि सर एक एक एलिमेंट वाले, जिसमें एक एक एलिमेंट आए, जैसे इसमें बनाएंगे तो जिसमें सिंगलटन 1 आ रहा हो, सिंगलटन 2 आ रहा हो, सिंगलटन 3 आ रहा हो, 4, ये बनाते हो। तो ये बनते कैसे हैं सर? ये बनते हैं +4C1, ऐसे ही बताए थे मैंने। और फिर ये बनाते हो जिसमें 2 एलिमेंट आ रहे हो, वो कैसे बनते हैं सर? ये बनते हैं 4C2 +4C3 और +4C4। और ये जो आता है टोटल, ये किसके बराबर था? ये 2 की पावर n यानी 4 के बराबर था। याद करो, मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखवाया था तुम्हें, 1 + x⁴n। तो 1 + x⁴n का प्रसार क्या होता है? उसमें फिर x बराबर अपन ने 1 रख दिया था, तो जैसे ही x बराबर 1 रखते हैं उसमें, तो ये मान बन जाता है सर इधर। तो ऐसे तो काउंट करते हैं। इसमें पहले ये कौन सा है? ये तो एम्प्टी सेट होता है। ये जिसमें सिंगलटन एक एक रखते हो आप, ये कौन से हैं जिसमें आप दो दो रख के बनाते हो? ये कौन से हैं तीन तीन रख के बनाते हो? ये कौन से हैं जिनमें 4 एक साथ रखते हो? तो वो तो खुद आ जाता है। तो खुद भी तो खुद का उपसमुच्चय होता है, वो भी काउंट होता है। तो अब मैंने आपसे क्या पूछा है, मान लो मैं इसकी बात करता, तो मैंने अगर इसके उपसमुच्चय वो बताओ जिसमें 2 से ज्यादा एलिमेंट आए, तो भैया 2 से ज्यादा वाले कौन से इसमें बताना देखें। सर 2 से ज्यादा वाले तो ये 2 हैं, तो यानी कि 2 की पावर 4 में से ये घटा दो, तो बचेंगे कौन से? जिनके 2 से ज्यादा एलिमेंट आ रहे हैं वो ही बचेंगे। तो ये तरीका होता है बताने का। तो यहां ये तो बस वहां मैंने क्या कर दिया, ए क्रॉस बी बनाना है आपको, क्योंकि यहां मैंने ए के बारे में पूछा है, वहां मैंने किसके बारे में पूछ लिया आपसे? ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब पहले तो अपन क्या बनाएंगे भी, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, फिर उसके टोटल कितने होते हैं, और उन टोटल में से कौन से घटाने हैं जो एक से ज्यादा एलिमेंट रखते हो। मतलब कैसे करेंगे, देखो इधर बात समझ में आ गई क्या? इसका मतलब सर, अगर यहां से पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, बताओ। सर ये आ जाएंगे कार्डिनेटिव ऑफ ए यानी 3, और उधर कितनी है 4, ये 12 एलिमेंट आएंगे। तो ये जो सेट है ए क्रॉस बी, इसमें 12 एलिमेंट है, तो यहाँ कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 12, ये हो जाएगी। लेकिन वो आती कैसे है सर? वो ऐसे आती है 12C0 +12C1 +12C2। ये कौन से हैं? एम्प्टी सेट है, ये हमेशा एक ही आएगा। ये कौन से हैं? जो सिंगलटन 1, ये 12 आएंगे, फिक्स है। बताइए 12 एलिमेंट है, 12 ही आएंगे। और ये 12C2 कौन से हैं? जो दो दो के बनाते हो आप। ऐसे ही सर यहाँ से 12C3 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आएगा? 12C12। और ये मान कितना है? 2 की पावर 12 है सर, ये मान दे रखा है। अब आपसे कौन सा पूछा है इस क्वेश्चन में? एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा तो यहां से स्टार्ट होगा सर। तो आपसे ये मान पूछा है इधर वाला, इसको आप x मान लो। तो इसका मतलब 2 की पावर 12 में से 1 + 12 यानी 13 घटा दो, वो उपसमुच्चय आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? अब मान लो वो कहता है कि भाई 2 से अधिक वाले बताओ, तो सर 2 से अधिक वाले मतलब यहां तक रहता है वो, क्योंकि यही तो आ रहे हैं ना 3। 2 से अधिक मतलब 3, 3 4 5 6 यही तो होंगे। तो सर वो यहां से स्टार्ट होता है फिर। तो इसको अपन x मान लेते इतने को, ये पूछ रहा था वो, और ये फिर इधर ले जाके घटा देते। और एनसीआर सोल्व करना तो आता होगा, कैसे सोल्व करते हो बताओ देखें। ये भी दुविधा है। n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ऐसे सोल्व किया जाता है। तो ये फॉर्मूला इसमें लगाना होता है।
आई बात समझ में? तो आप पहले इसमें इसको x मानेंगे, तो यहां से अपने पास x बराबर क्या है बताओ सर? यहां से x बराबर आ गया अपने पास 2 की पावर 12 माइनस कौन कौन सा आया, 12c0 और माइनस 12c1, ये दो घटा दिए। जो पूछा उसको x मान लिया मैंने, कि अपन को कौन से पूछे हैं सर? यहां से ये पूछे हैं इधर। अगर ये लिखता ना मोर देन 2, तो 2 से ज्यादा बड़े, तब सर यहां तक लेते, फिर इसको भी घटाते उधर, तो ये मान आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा सर x बराबर हो जाएगा 2 की पावर 12 माइनस ये 12c01, तो ये अपना आंसर होता है इसमें। आई बात समझ में? तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो लिख लेंगे आप इसको। तो अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि सर अगर किसी सेट में n एलिमेंट हैं, तो उसके जो उपसमुच्चय होते हैं ना वो 2 की पावर n होते हैं। लेकिन वो बनते कैसे हैं सर? nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस ncn से बनते हैं, जो 2 की पावर n होते हैं। आई बात समझ में? और एक ये फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला भी अपना बगल में लिख लेना, काम आता रहेगा अपने। वैसे तो जब आप क्रमचय संचय पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ा जाता है इसको, प्रायिकता में भी काम आएगा। आगे की बात समझ में? एक क्वेश्चन और दे दूं फिर? देख लिया सबने? तो बात समझ में आई? क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है वो। अब ये एक रोज बी की बात नहीं है, ए के लिए पूछे, बी के लिए पूछे, या एक रोज बी कोई भी समुच्चय के लिए पूछ सकता है। तो कुल मिला के सर बात ये काम आई थी कि nc0 प्लस nc1 प्लस nc2, ये फॉर्मूला होता है कुल उपसमुच्चय निकालने का, जो 2 की पावर n होता है। इस फॉर्मूले से आते हैं ये। और ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से बताया था सर आपने, 1 प्लस x की पावर n का जो प्रसार होता है, और वही काम में लिया है पढ़ने यहाँ पे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखो और बताओ आंसर क्या आएगा। देखो ए में अगर मान लो 4 एलिमेंट हैं, ठीक है, और यदि लिखना, यदि ए में अपने पास कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, तथा बी में मान लो अपने पास 6 एलिमेंट है, ठीक है, और साथ में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी में 2 एलिमेंट है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? दोनों में कॉमन है, मतलब यहाँ 4 एलिमेंट है टोटल, इसमें 6 है, और 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में है, कॉमन है वो। ठीक है, तब तब कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, तब कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए कितनी आएगी? बताओ। हम्म, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? ए में 4 एलिमेंट हैं और बी में 6 एलिमेंट हैं, और 2 एलिमेंट दोनों में कॉमन है। तो वो कह रहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आएंगे?
बताओ। बोलो। फिर लिख दे वो, मान लो कि ए में एन एलिमेंट हैं, बी में एम एलिमेंट हैं, ए इंटरसेक्शन बी में आर एलिमेंट हैं, तो बताओ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? दिमाग लगाओ, तो इतना रटना नहीं है, साफ साफ लिखा है, जो बोल रहा है वैसा करो आप। क्या कहना चाह रहा है वो आपसे? इधर ध्यान दो। सर ए जो सेट है वो कह रहा है कि इसमें जो एलिमेंट होंगे A1 A2, और जो बी सेट है इसमें ये A1 A2, ये तो दोनों में सेम ले रहा हूं सर मैं, कि दोनों में कॉमन है दो एलिमेंट। उसने कहा ये बात। बाकी एलिमेंट सर यहाँ तो लिख देते हैं A3 A4, और यहाँ कुछ भी लिख लो आप अपने पास हिसाब से, B1 B2 B3 B4 हो सकते हैं। ये तो दिया है, बताओ, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब आप अपना दिमाग लगाओ। वो कह रहा है कि सर ए क्रॉस बी बनाओ और बी क्रॉस ए बनाओ, और दोनों के इंटरसेक्शन में कौन सी है? तो ए क्रॉस बी कैसे बनाते हो? अब आप खुद सोचो कि सर ये A1 का जब पेयर बनाएंगे तो A1 का A1 के साथ आएगा, और A1 का A2 के साथ भी आएगा, समझना मेरी बात को, और A1 का इनके साथ भी आएगा। ये तो आएगी ए क्रॉस बी में कितने आए? ए क्रॉस बी में कौन कौन से पेयर आए कॉमन? सर A1 के साथ, और यहाँ A1 A2 के साथ। बाकी तो अपने काम की नहीं है, क्योंकि कॉमन लाने हैं अपन को, तो कौन से? जो ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में दोनों में आए। तो ध्यान दो इधर कि सर A1 का जब A1 के साथ लिया, A1 का A2 के साथ लिया, तो ये दोनों एलिमेंट आएंगे किसमें? ए क्रॉस बी में आएंगे कि नहीं आएंगे? और सर A2 A1, यानी सर जब आप ए क्रॉस बी बना रहे हो, समझना देखो इस बात को, तो उसमें A1 का A1 के साथ, और सर A1 का A2 के साथ ये पेयर आ रहा है, और यहां से A2 का A1 के साथ भी आएगा, और सर A2 का A2 के साथ भी आएगा। बोलो, बाकी और भी आएंगे, मैं नहीं मतलब है। लेकिन सर जब आप बी क्रॉस ए बनाएंगे तो ये चार एलिमेंट उसमें भी आएंगे। बोलो, क्योंकि अब क्या करोगे आप? अब सर यहां A1 का A1 के साथ, A1 का A2 के साथ, फिर सर A2 का A1 के साथ, और A2 का A2 के साथ, तो इसका मतलब कितने एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं? चार। बात समझ में आई क्या? कितने एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं? चार। क्योंकि बाकी तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि सर बाकी आप लिखोगे तो A3 A1 आएगा, और A4 इनके सब के बनाओगे, लेकिन सर वो तो यहाँ पे अपने काम नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें A3 पहले आएगा, तो आगे वाले में सर A3 है वो इधर बाद में हो जाएगा, तो वो तो अपने काम के नहीं है, बराबर नहीं होंगे, और तो कोई बराबर आएंगे नहीं आपस में कोई भी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई ठीक है, या तो अपन ने लिख के देख लिया सर चार एलिमेंट आएंगे, अगर वो इन जनरल ये लिख देता, समझना, कि यहां अपने पास n एलिमेंट है, कितने? n, और यहां m एलिमेंट है, और यहां r एलिमेंट है, तो कितने एलिमेंट कॉमन आएंगे? 2r। क्यों भाई? बोल चार आया था सर वहां, तो क्यों आर स्क्वायर भी तो हो सकता है। तो तुक्का थोड़ी मारना है, इसलिए थोड़ी समझाया है। अब देखो इधर ध्यान दो। सर अब अपने पास एलिमेंट कॉमन कितने हैं? सर A1 A2 A3 AR है, समझना मेरी बात को। कितने कॉमन है? A1 A2 A3 AR। तो सर जब आप A क्रॉस B लिखेंगे, तो A1 जब आप उठाएंगे तो सर A1 का सबके साथ रिलेशन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो वो उसमें रहेगा। जब मैं आपसे, अब यहां तो अपने पास टू एलिमेंट थे, अब मैं आपसे जो समझाना चाह रहा हूं वो समझना, कि सर आप ये कह रहे हो कि अगर ए में, अब आप कह रहे हो कि सर आर एलिमेंट कॉमन है, तो आर एलिमेंट ए में भी वही है और बी में भी वही है, तो सर ए और बी आप उठाओगे तो उसमें एलिमेंट इसमें भी पहले जो A1 A2 और AR तक जो है वो इसमें भी कॉमन आएंगे, बाकी अलग आएंगे इसमें। और यहां भी सर आप यही कह रहे हो A1 A2 AR जो है वो यहाँ कॉमन आएंगे, बाकी यहाँ भी अलग आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही सेट बनेंगे सर। यहाँ मान लो अपन लिख लेंगे AR, सॉरी,
ए आर प्लस वन, ए आर प्लस टू, ए आर, ए एन तक लिया है, कहाँ तक लिया है, ए एन तक लिया है, तो ए एन तक लिख देंगे। यहाँ लिख लेंगे अपने, मान लो बी आर प्लस वन, बी आर प्लस टू, बी एम तक लिख लेंगे, लेकिन उनसे हमें मतलब नहीं सर, वो तो डिस्टिंक्ट है। अब आप यहाँ ए क्रॉस बी जब बनाओगे और यहां बनाओगे आप बी क्रॉस ए बी, नहीं तो कितने एलिमेंट को बनाएंगे? कितने आएंगे? अरे महाराजो, कितने एलिमेंट को बनाएंगे? जब आप एक देखो इधर कौन से को बनाएंगे तो पता चल गया ना कि सर इस A1 का इनके साथ जो रिलेशन आएगा, तो सर वहां भी तो A1 का इनके साथ आएगा। तो एक A1 कितने एलिमेंट दे रहा है आपको? आर एलिमेंट, आर एलिमेंट दे रहा है, जो सर इधर भी है और उधर भी है। एक A1 कितने एलिमेंट दे रहा है? आर एलिमेंट दे रहा है। कौन कौन से? A1, A1 कोमा A2, A1 कोमा A3, A1 कोमा AR। और यही आर एलिमेंट सर दोनों में है, क्योंकि ये A1 इधर भी तो है, और इसका इनके साथ लिखोगे तब भी तो ये आर एलिमेंट आएंगे। इसका मतलब सर एक A1 आर एलिमेंट दे रहा है जो दोनों में कॉमन है, तो A2 कितने देगा? ये भी आर ही देगा। ये कौन से देगा सर? A2 का A1 के साथ, A2 का A2 के साथ, और A2 का AR के साथ। अब ये इसमें भी है तो सर ये उसमें भी है, तो टोटल कितने एलिमेंट कॉमन आएंगे दोनों में? आर स्क्वायर एलिमेंट कॉमन आएंगे। बात समझ में आई क्या? कितने एलिमेंट कॉमन आएंगे? आर स्क्वायर। आगे बात समझ में? तो ऐसे देखना है लोग, बनी बात है। तो ये एलिमेंट है वो जो दोनों में कॉमन आएंगे। तो आप ये समझ लो कि सर इधर जितने बन रहे हैं ना, उसमें उतने ही दूसरे में बन रहे हैं, और ये कॉमन आ रहे हैं। तो खेल तो इनका ही तो है, इनका इनके साथ ही। तो अब आपको पता नहीं है कि जब सर ये हट कैसे गया था अभी, ये था क्या? देखो, अब आप यूं समझो कि सर आपने ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ये लिखना बताया, तो हम इन्हीं को ही तो लिख रहे हैं, इतनों को। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें कितने हैं? तो आर स्क्वायर ही आएंगे सर, ए क्रॉस बी टाइप का बनाओगे तो, क्योंकि कॉमन तो यही दे रहे हैं ना आपस में। कॉमन कौन दे रहे हैं? यही एलिमेंट कॉमन दे रहे हैं, क्योंकि सर ये ए क्रॉस बी में भी है और ये बी क्रॉस ए में भी है। तो आप खुद बताओ, ए में अगर आर एलिमेंट है, बी में आर एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में ऐसे कितने एलिमेंट बनेंगे? आर स्क्वायर। ये तो बताया बेटा, एक में आर एलिमेंट है, दूसरे में आर एलिमेंट है, तो टोटल कितने बनेंगे? आर स्क्वायर। सर यही सेम एलिमेंट नीचे वाले में बनेंगे आर स्क्वायर, क्योंकि अपन ए क्रॉस बी इनका ही बनाएंगे। तो ए क्रॉस बी में आर एलिमेंट इधर है, आर इधर है, तो टोटल एलिमेंट कितने बनते हैं? आर स्क्वायर, आर इंटू आर, ऐसे समझ लो। आई बात समझ में? तो जितने कॉमन ऊपर हैं, ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि बेटा ए आर ये एलिमेंट है, इधर भी यही आर एलिमेंट है, तो कुल मिला के ए क्रॉस बी में यही कॉमन आ रहे हैं, बी क्रॉस ए में भी यही आ रहे हैं कॉमन जो है। इसका मतलब सर इन आर एलिमेंट का आर एलिमेंट के साथ क्या लिख रहे हो आप? क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टिजियन प्रोडक्ट लिख रहे हो। वो कितना होता है? आर स्क्वायर होता है। आई बात समझ में? ऐसे समझना था, क्योंकि हमने ये, तभी तो मैंने ये एग्जांपल दिया पहले, आप खुद ही देख लो, इधर ध्यान दो। मैंने यहाँ पे A1 A2 लिया था, और यहाँ पे मैंने A1 A2 लिया था, तो जो आपके चार एलिमेंट ये देखो ये बने थे, ये चार ही तो इसमें कॉमन आ रहे हैं। तो कुल मिला के हमने क्या देखा था कि सर A1 A2 का A2 A1 A2 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आते हैं? तो वो ये चार ही आते हैं। आई बात समझ में? तो जो एलिमेंट सेम है, उन एलिमेंट के सर जितने ए क्रॉस बी में क्रॉस प्रोडक्ट से जितने ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, वही सेम उसमें बन रहे हैं, सेम ही बन रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये बात इसमें सीखने वाली थी। तो ये आप इसमें अलग क्वेश्चन ये लिख लेंगे, पहले ये लिख लो, ये लिखा क्या? इसका सॉल्यूशन लिखो पहले तो, फिर वो बाद में लिखना, उसको मैं अलग से लिखवा दूंगा। ये हटा लो यहां से।
इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। तो ये क्वेश्चन तो लिख लिया होगा शायद। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखो पहले तो बी क्रॉस ए में ये लिख लेना। तो बी क्रॉस ए में सर ये एलिमेंट उसमें भी रहेंगे। इसलिए एग्जाम, अगर मान लो मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है, मैं आपको एक चीज बताता हूं इसमें, कि जब भी मान लो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, तो एग्जाम में एम एन पे क्वेश्चन दे देता है वो, तो वहां हमेशा एम एन और आर की वैल्यू रख के सोल्व किया करो, क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। जब आप डायरेक्ट एम एन को देखने की कोशिश करते हो ना, तो चीजें समझ में नहीं आती हैं एग्जाम में। तो कभी भी ऐसा नंबर पे, कभी भी एम एन पे कोई वैल्यू पूछ ली जाए ना गलती से, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर रख लिया करो वहां पे। अगर सही होगा तो उनके लिए वैलिड। लिख लो इसको। तो यहां से ये एलिमेंट कितने आ गए सर? इसमें 2 स्क्वायर एलिमेंट यानी 4 एलिमेंट आ गए। तो कुल मिला के सर जो सेम एलिमेंट हैं दोनों में, उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से जितने एलिमेंट बनते हैं, वो दोनों में वही कॉमन आ रहे हैं। नहीं, जितने दोनों में कार्टेशियन प्रोडक्ट से एलिमेंट बनते हैं, वही एलिमेंट ए क्रॉस बी में बन रहे हैं और वही बी क्रॉस ए में बन रहे हैं। तो वो बनेंगे, आर एलिमेंट है तो आर स्क्वायर बन जाएंगे सर। चलो तो एक क्वेश्चन और लिखो फिर। अरे बात समझ में तो आ गई ना सबके? हजम हो गई या रट दी? फॉर्मूला रट दिया क्या? रटा हुआ याद नहीं रहेगा, मत परेशान रहो चाहे। वहां नहीं याद आएंगे एम क्या लिया था, एन क्या लिया था। तो अब ये है कि आप इन जनरल लिखना चाहो लिख लो, फिर उसका आगे सॉल्यूशन लिख लेंगे। लिख लिया सब? नहीं है? अब लिख लो यदि, यहाँ लिख लो कार्डिनेटिव ऑफ ए एन है। हाँ क्वेश्चन लिख लो। यदि कार्डिनेटिव ऑफ ए एन तथा कार्डिनेटिव ऑफ बी एम और कार्डिनेटिव ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आर, यानी यहाँ एम, यहाँ एन, और ये कुछ भी कर लो, एक एन एक एम कर लो जो भी है, और यहाँ आर कर लो, वरना वो याद करके बैठ जाओगे। अरे यहाँ एम लिखो यहाँ एन लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा उससे, एक ही बात है। और यहाँ आर लिख लो। लिख लिया सबने? तब कार्डिनेटिव ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए बराबर आर स्क्वायर, बराबर है आर स्क्वायर। टू आर नहीं होगी बेटा ना, क्योंकि आर एलिमेंट इसमें है, आर उसमें है। उन आर एलिमेंट का आपस में क्या लिखना है? क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है सर। तो वो कितने एलिमेंट बनते हैं? आर स्क्वायर। वो आपके ए क्रॉस बी में भी रखे हैं और वो आपके बी क्रॉस ए में भी रखे हैं। और मैंने चार वो एग्जाम्पल लेके बताया था, उससे भी आप समझ सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये हमें ध्यान रखना था इसमें कुल मिला के। नेक्स्ट आप इसमें एक क्वेश्चन लिखो और मुझे बताओ। लिखें इसमें, यदि कार्डिनेटिव ऑफ ए क्रॉस बी अगर मान लो 6 है, ठीक है, तथा ए क्रॉस बी के कुछ अवयव तथा ए क्रॉस बी के कुछ अवयव वो हमें दे रखे हैं 1 4 और 2,6 और 3,6 हैं, तो ए में कितने एलिमेंट होंगे? या ये आप ये ए में एलिमेंट रहने दो, आप तो ये बताओ ए में ए क्या आएगा और बी क्या आएगा, ये दोनों सेट ज्ञात करो।
मतलब एलिमेंट नहीं पूछे मैंने, एलिमेंट में कौन से एलिमेंट कौन से आएंगे वो बताओ, और फिर ये भी बता दो ए क्रॉस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे। अब आपको ये दे रखा है, क्या इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है सर, ए क्रॉस बी जो दिया है, तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट हैं, ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब सर जो ए क्रॉस बी आप लिखेंगे उसमें 6 एलिमेंट आएंगे, तो वो कौन से आएंगे वो बताने हैं, और ए में कितने आएंगे और बी में कितने आएंगे। कौन से, क्यों? हम्म, हाँ, क्योंकि सर यहाँ इसने जो दे रखा है ना, अगर इससे अपन ए बनाएंगे तो कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें, 1 2 और 3, और बी में कौन से एलिमेंट आएंगे इसके हिसाब से लिख रहे हैं अपन, सर इसमें 4 और 6 आएंगे, ये 2 एलिमेंट आएंगे, और इनका एक रोज बी लिखेंगे तो उसमें 6 एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये पूछा है अपन से, तो ये ए बनेगा, ये बी बनेगा, और यहाँ से ए क्रॉस बी भी बना सकते हैं, वो क्या बनेगा, इनका आप लिख दो सर, यहाँ का 1 का 4 के साथ, और 1 का 6 के साथ, और यहाँ पे 2 का 4 के साथ, और 2 का 6 के साथ, और सर 3 का 4 के साथ रिलेशन, और सर 3 का 6 के साथ, ये 6 एलिमेंट आ जाएंगे। आई बात समझ में, तो ये ध्यान रखेंगे, लिख लो। तो अब रिलेशन की डेफिनेशन लिखते हैं अपन। पहले एक क्वेश्चन और लिखो, निम्न में से सही कथन है, निम्न में से सही कथन है, ये समझ में आ गया ना। भाई ऐसे तो अपन नहीं कह सकते एक में 3 आएंगे एक में 2 आएंगे, तो हो सकता है ऐसे तो सोचे तो बी में 3 आ जाए ए में 2 आ जाए, लेकिन वो पता किससे चल रहा है, जो इसने ये 3 एलिमेंट दे रखे हैं उससे, कि वहां ए में 1 और 2 और 3 तो है ही है, अब बाकी एलिमेंट आप ए में नहीं ले सकते, वरना 6 नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि एक पेयर ये भी तो बना सकते थे 6 को 1 ले ले, तो भी तो 6 आ जाते हैं, लेकिन सर उधर 2 थे, फिक्स था 2 तो आएंगे ही आएंगे, इसलिए 6 आएगा, वो 3 2 से बन जाएगा। भाई 6 था तो 6 के पेयर कैसे बन सकते हैं, 6 1 1 6 हो सकता है, या 3 2 2 3 हो सकता है, और अपने पास पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो सर 3 2 वाला ही मिल गया सीधे सीधे ही, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती ना, भाई गुणन 6 आना चाहिए ना, तो गुणन 6 कैसे आ सकता है, 3 2 2 3 6 1 1 6, और कोई ऑप्शन, 3 गुणा 3 हाँ तो वो 9 हो जाएगा, तो यही ऑप्शन है। हाँ 2, वरना तो मैं वही तो कह रहा हूं, अगर इधर ये 2 नहीं देता, मैं 1 दे देता, तो फिर अपन नहीं कह सकते थे, क्योंकि हो सकता है उधर 1 ही होता तो 6 1 भी तो हो सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी थी, तो इसलिए हो सकता है कई बार ऐसा भी दे देता, मान लो 1 4 2 4 3 4 4 4, तो वहां फिक्स हो जाता फिर कि सर एक में 6 आएंगे एक में 4 ही आएगा, नहीं क्या, क्योंकि 4 तो आ जाते हैं उसमें, अब 4 और इसमें इधर कुछ भी मिला लो सर 6 तो बनना नहीं है गुणन, तो फिर पॉसिबिलिटी क्या है कि इधर 6 रखने पड़ेंगे, इधर आपको 1 रखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात मेरी, भाई क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकता था ना, मान लो वो रख देता 1 4 2 4 3 4, और 4 4 भी रख देता, अब इसका मतलब सर ए में 4 एलिमेंट तो आ गए, 1 2 3 4, और बी में एक ही आया 4,
अब 4 और 1 है, ये तो आ गए फिक्स है। तो अब आप बताओ ऑप्शन क्या बचा आपके पास? सर गुणा 6 लेना है, तो गुणा 6 तभी आ सकता है सर, इसमें 6 1 बना सकते हो अब आप, क्योंकि 3 2 2 3 की तो पॉसिबिलिटी खत्म होगी अब आपके पास। तो इसका मतलब सर वहां फिर इधर 6 एलिमेंट होते, इधर वो एक ही होता, तब क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपके पास उसमें 6 एलिमेंट आते। तो ये ध्यान रखना है। तो वही बात है, अपन को ये पता होना चाहिए कि भाई किन दो का गुणनफल अपना 6 बन सकता है। तो 2 3 3 2 6 1 1 6 ये बन सकता है सर। क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, आप ये ध्यान रखना हमेशा। क्योंकि जो बहुत ज्यादा ऐसे टफ आएगा वो सभी का गलती होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो थोड़े बहुत ऐसे मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन देने वाले वो ज्यादा आते हैं। बहुत लेंथी क्वेश्चन कभी नहीं आता है एग्जाम के अंदर। ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें थोड़ा सा अपन गलती कर दें, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है वो। क्योंकि आप पेपर उठाएंगे, उसमें अपन क्वेश्चन करेंगे, तब आपको आइडिया भी लग जाएगा कि हम किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो लो आप एक क्वेश्चन एक और लिखो। निम्न में से सही कथन है, फर्स्ट लिखें इसमें, ए क्रॉस बी अगर एम्प्टी सेट है, यदि, तब ए एम्प्टी होगा तथा बी एम्प्टी होगा। यदि ए क्रॉस बी अगर फाई है, तब ए बराबर फाई होगा। सी ऑप्शन, यदि ए क्रॉस बी अगर फाई है तो बी फाई होगा। और डी ऑप्शन, यदि ए क्रॉस बी फाई है तब ए फाई होगा या बी फाई होगा। पढ़ा दिया मैंने अभी। फोर्थ क्यों है? हम्म हाँ, पहला गलत क्यों है? दोनों फाई होने जरूरी नहीं है भाई, एक फाई होने से भी तो काम चल जाएगा है। क्यों दूसरा क्यों सही है? अच्छा, एक रोज भी फाई आएगा तो एक को फाई होना पड़ेगा है? क्यों बी को फाई ले लो। तो ये बात कहाँ लिखी हुई है ये बात? हाँ, तो ये ध्यान रखना है। अब बताओ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है आपकी टीजीटी में, उम्मीद करते हो क्या? सोचो। इसलिए पता नहीं चलता है कि आप बहुत भारी थ्योरी एग्जाम में पूछता है, छोटी छोटी चीजें पूछ लेता है। क्योंकि अपन ने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, ए को मैंने एम लिया था, बी को 1 2 लिया था, तो एक रोज भी फाई आ गया था। अब चाहे आप उल्टा कर लो तो भी फाई आ जाएगा सर। इसका मतलब कोई एक एम लेते ही काम हो जाता है सर, दोनों की जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों नॉन एम है फिर भी एक रोज भी फाई आ रहा है, तो किसी एक को तो होना पड़ेगा एम, है ना? अगर दोनों नॉन एम्प्टी है तो एक रोज भी हमेशा नॉन एम्प्टी ही आएगा, वहां एम्प्टी नहीं आ सकता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, लिख लो इस बात को। तो अब कुछ गुण धर्म है इसके, वो लिख लो आप लोग। तो ये प्रॉपर्टी पूछ लेता है कि, तो इसका आंसर लिख लिया ना सबने? डी हो जाएगा। देखो, ए क्रॉस बी यून बी यूनियन सी, इसको आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। और यहां से अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी आ जाए तो इसको आप सीधा सीधा लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी है। ए क्रॉस और बी माइनस सी, इसको आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी और माइनस ए क्रॉस सी। ये ध्यान रखेंगे, अच्छी प्रॉपर्टी है ये वाली। ठीक है, और
लिख लो इस बात को। और एक ये भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, कि ए अगर बी का सबसेट है तो अगर दोनों के साथ सेम सेट से अगर क्रॉस प्रोडक्ट करो तो वो सेम ही आता है। तो ये मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा दिया है, और आपको पता नहीं चला वो अलग बात है, बाकी मैंने आपको रिलेशन पढ़ा दिया है। रिलेशन पढ़ चुके हैं अपन, क्योंकि ए से बी में रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट, वो रिलेशन होता है। यानी ए क्रॉस बी का जो भी उपसमुच्चय होता है वो एक रिलेशन होता है। इसका मतलब ए क्रॉस बी की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो अपने काम की। ए से बी में रिलेशन क्या होता है, जो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है वो हमेशा एक रिलेशन होता है। तो कुल कितने उपसमुच्चय होंगे उतने टोटल रिलेशन हो जाएंगे। सारी सेम कहानी है चलती है। तो इसलिए रिलेशन अगर सीखना है तो उसमें हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट आना चाहिए, वो एक रिलेशन ही होता है। खुद भी रिलेशन होता है वो, क्योंकि खुद खुद का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, तो खुद भी वो रिलेशन ही होता है ए से बी में। ये जो आप लिख रहे हो ना ए क्रॉस बी, ये क्या है, ए से बी में रिलेशन है वो। और ए से ए में रिलेशन होगा तो क्या हो जाएगा सर, ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय हो जाएगा। तो वो ए क्रॉस ए में चलेगा, वो ए क्रॉस बी में चलेगा। तो ये हमें पढ़ना है। फिर इनके हमें टाइप्स पढ़ने हैं कि रिलेशन किस किस टाइप के, तो वहां से क्वेश्चन आता है ज्यादा। उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं वो पढ़ेंगे, और उसमें काउंटिंग, काउंटिंग भी आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, कि भाई समतुल्य रिलेशन कितने होते हैं, सम्मित रिलेशन कितने होते हैं, पढ़ेंगे। संक्रामक, तुल्यता संबंध, ये सारे रिलेशन होंगे। एक आइडेंटिटी रिलेशन होता है, तत्समक संबंध, एक एम्प्टी यानी रिक्त। ये 5-7 होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। इन्हीं के बारे में फिर क्वेश्चन आता है। फिर आप जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो भी करेंगे, वही उन्हीं पे पूछा जाएगा। तो पढ़ने का इसमें एक ही दिन का होता है, वैसे पढ़ा जाए सीरियसली। क्वेश्चन आप ज्यादा करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। बाकी थ्योरी के नाम से है ना, इसमें कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन उन पे कैसे बना सकता है उसकी मर्जी है। तो वो अपन साथ साथ में करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ तक रखते हैं इसमें, तो फिर आपको 10 मिनट का ब्रेक देते हैं। कौन सी वाली? ये कह रहा है कि अगर ए बी का सबसेट है, उपसमुच्चय है, तो अगर सेम सेट से दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो वो हमेशा ये इसका सबसेट ही रहेगा। हाँ, क्योंकि आप खुद ही सोचो ना, देखो भाई, आप जब एक एलिमेंट है उनका सी के एलिमेंट के साथ जो भी क्रॉस प्रोडक्ट बनाओगे और बी के एलिमेंट का बनाओगे, तो कॉमन कौन से एलिमेंट आएंगे? क्योंकि उधर वाली साइड तो सब में सी रहेगी, वो तो फिक्स है। तो कॉमन कौन से एलिमेंट आएंगे? जो ए वाले बी में है, तो वही वहां लिखा है अपन ने, भी वही तो कंटेन करेंगे ना। भी सेकंड वाले जो कंपोनेंट है वो तो सब में सी का एलिमेंट रहेगा, तो उसमें तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी वही रहेगा और उसमें भी वही रहेगा सर। तो इसका मतलब अब आप बताओ ए क्रॉस सी में कौन से एलिमेंट आते हैं? जो ए और सी के एलिमेंट का आपस में ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे, तो ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में है, तो इसका मतलब वो फर्स्ट कंपोनेंट जो भी ए के आएंगे वो बी में रखे हुए हैं। तो वही कह रहे हैं, तो ये तो इसका ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। आप बना के देख सकते हो, अगर मान लो किसी को लग रहा है तो। जैसे मान लो मैं यहाँ 1 2 ले लूँ इधर, ठीक है। जैसे मैंने बी ले लिया, मान लो बी में ले लिया मैंने, मान लो 1 2 3 ले लिया, तो ये इसका सबसेट है कि नहीं है? अब मैं कह रहा हूँ सी आप कोई भी ले लो भले ही, जैसे आपने ए बी ले लिया, ये लो। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे इसमें 1 ए बनाओगे और 1 बी, तो ये जब आप यहाँ से बी क्रॉस सी में भी तो आएगा 1 ए और 1 बी, आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ बनाओगे 2 ए 2 बी, तो ये यहाँ भी तो रखा हुआ है 2 ए 2 बी, तो ये से एलिमेंट उसमें आ जाएंगे, क्योंकि सी कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट तो सी का एलिमेंट रहेगा, वो तो दोनों में सेम है। तो ए के एलिमेंट बी में है पहले कह रहा है वो, जिसका मतलब जो इधर है वो इधर रखे हुए हैं पहले फर्स्ट कंपोनेंट में जो भी रखे जाएंगे, तो ये बात अपन लिख सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखें।